नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। हम लोग बुक पढ़ रहे थे दीवार में खिड़की रहती है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना सफ़र आगे शुरू करते हैं। रात के बीतने से जाता हुआ अंधेरा शायद हाथी के आकार में छूट गया था। ज्यों ज्यों सुबह होगी हाथी के आकार का अंधेरा हाथी के आकार की सुबह होकर बाकी सुबह में घुल मिल जाएगा। एकदम बहनिया जब रघुवर प्रसाद की नींद खुली, सोनसी बिस्तर पर सो रही थी। रघुवर प्रसाद उठे, कमरे में अधिक अंधेरा था। खिड़की से बाहर सुबह का कम अंधेरा था। रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर बाहर आए। सड़क की बत्ती गुल थी, रात से नहीं जली थी। रघुवर प्रसाद दरवाजे की देहरी पर बैठ गए। उन्हें लगा कि नीम के पेड़ के नीचे अंधेरा अधिक है। नीम के पेड़ के नीचे का अंधेरा हाथी के अंधेरे के आकार का था। रात के बीतने से जाता हुआ यह अंधेरा शायद हाथी के आकार में छूट गया था। ज्यों ज्यों सुबह होगी हाथी के आकार का अंधेरा हाथी के आकार की सुबह होकर बाकी सुबह में घुल मिल जाएगा। परंतु रघुवर प्रसाद ने देखा कि ज्यों ज्यों सुबह हो रही थी और उजाला फैल रहा था, हाथी के आकार का स्पष्ट अंधेरा हो रहा था। सुबह इस अंधेरे को भूल रही थी। इस हो रही सुबह को क्या रघुवर प्रसाद याद लाए, चिल्लाकर कि हाथी के आकार के अंधेरे को तुम भूल गई हो। पर रघुवर प्रसाद सोचते रहे और सुबह हो गई। पूरी सुबह में वह सचमुच का हाथी था। हाथी पर साधु नहीं था। तब तक सोनसी उठकर आ गई। उसने भी हाथी को देखा। साधु हाथी छोड़कर चला गया। हो सकता है, सोनसी ने कहा। उसे अभी पूरा विश्वास था कि साधु पास की गली में हो। फिर उसे आशा छोड़ दी। एक न एक दिन यही होना था। पड़ोसियों को मालूम होगा तो गुस्सा होंगे। अभी साधु के आने की आशा है, मुझे ये नहीं। तोते का पिंजड़ा उसने पड़ोसी को दे दिया। पिंजड़ा हम रख लेते, हाथी कैसे संभालेंगे। हाथी की देखभाल मैं कर लूँगी, तुम चिंता मत करो, सोनसी ने कहा। हाँ, मिलकर देखभाल करेंगे। पता लगाकर वन विभाग को हाथी दे देंगे। वन विभाग तक हाथी कैसे ले जाएंगे? वन विभाग वालों को यहाँ बुला लाएंगे, वे हाथी ले जा सकेंगे। अच्छा, तुम हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। पहले तुम तैयार हो जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। कुछ नहीं होगा, देखना क्या है। चलो उठो। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को हाथ पकड़कर उठाया। दरवाज़ा खुला रखा गया था ताकि आते जाते हाथी को देख सके। रघुवर प्रसाद बाहर आकर हाथ मुंह धो रहे थे। वे सोच रहे थे कि अभी सुबह हाथी के लिए क्या करें। चाय बन गई, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद अंदर गए। चाय लेकर वे दरवाजे के पास देहरी पर बैठ गए। देहरी पर मत बैठो, अम्मा मना करती है। शाम के लिए मना करती है कि कुबेरी बेरा है। यह समय तो सवेरा है। साधु हम लोगों को हाथी की देखभाल सिखा देता तो अच्छा था। चाय पीते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी चाय लेकर वहीं बैठ गई। तुम 4 बाल्टी पानी से हाथी को पहले नहला देना, सोनसी ने कहा। फिर हंसिया लेकर पेड़ की डाल काट लेना। आज महाविद्यालय की छुट्टी ले लूँ। साधु कहाँ रहता है यह भी तो नहीं मालूम। शायद बीमार होता तो घर पर हाथी रखता, यहाँ क्यों छोड़कर जाता। वह अपनी देखभाल कर लेगा, पर हाथी की देखभाल करते नहीं बनेगा। चाय पीकर मैं देखता हूँ कि पेड़ पर छुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का बैठा है या नहीं। उससे पूछेंगे कि साधु को हाथी लाते हुए देखा या साधु किधर गया। इतनी सुबह लड़का नहीं आया होगा। बीड़ी पीने की तलब लगी हो तो आया होगा। उस लड़के से कहना कि यहाँ नीम के पेड़ पर बैठा रहे, यहाँ हाथी की देखभाल हो जाएगी। मैं उससे पूछूंगा। हाथी को वो तो वहाँ से भी देख सकता है। रघुवर प्रसाद हाथी की नज़र बचाकर निकलना चाहते थे। हाथी पीछे आ सकता था। तभी सोनसी ने कहा, सुनो। तो वे रुक गए। हंसिया भी साथ ले जाओ। उससे कहना कि पेड़ की डाल हंसिया से काट दे तो अच्छा हो। पेड़ पर तो छड़ा है, तुम पेड़ की डाल यहाँ से ले आना। हाँ, यह ठीक रहेगा। सोनसी से हंसिया लेकर रघुवर प्रसाद सड़क के किनारे बैठे। पैजामा बनियान पहने थे, परंतु हाथी ने उनको देख लिया। हाथी धीरे धीरे चलते हुए उनके पीछे हो लिया। सोनसी देख रही थी, वह डरी नहीं। पेड़ पर चढ़े हुए लड़के ने रघुवर प्रसाद को बताया कि हाथी इनके पीछे आ रहा है। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर देखा। वे पेड़ के नीचे गए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ बहुत पहले से हूँ, नींद खुल गई थी। साधु को हाथी छोड़कर जाते हुए देखे थे। हाँ, उसने हाथी को प्यार किया। किधर गया? इधर, उसने इशारा किया। अच्छा, तुम हाथी के लिए पेड़ की
पतली डाल तोड़ दो सकोगे, हाथी भूखा है, मैं हंसिया लाया हूँ। लड़का पेड़ से थोड़ा नीचे उतरा। रघुवर प्रसाद ने हाथ ऊंचा कर उसे हंसिया पकड़ाया, फिर वह चढ़ गया। हाथी वहां आ गया। लड़का पेड़ की डाल काट कर गिराने लगा। रघुवर प्रसाद पीछे हट गए। पेड़ की डालों को देख हाथी समझ गया कि ये उसके लिए है। हाथी उसकी तरफ बढ़ा। हाथी को खाता देखकर रघुवर प्रसाद खुश हो गए। पेड़ पर चढ़ा लड़का भी खुश था। उधर सोहंसी भी बहुत खुश थी। वह गुनगुना रही थी और थोड़ा थिरक रही थी। सड़क अभी तक सुनसान थी। दूर से बैलगाड़ी के आने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह का सब कुछ सुनाई और दिखाई देने लगा था। हाथी के खाने का जब तक जुगाड़ नहीं था, सुबह में रुकावट थी। सोहंसी वहां आ गई। डाल को अपने हाथ से लेकर हाथी को खिलाने लगी। बस हो गया, रघुवर प्रसाद ने लड़के से कहा। लड़का नीचे उतर आया। वह अपने हाथ से हाथी को खिलाने लगा। रघुवर प्रसाद भी खिलाने लगे। सोहंसी को घर का काम करना था, वह लौट गई। रघुवर प्रसाद ने लड़के से पूछा, तुम अभी पेड़ पर रहोगे ना? हाँ, मैं पेड़ पर रहूंगा। हाथी के खाने के लिए अभी बहुत है, मैं जाऊंगा? उन्होंने लड़के से पूछा। हाँ, लड़के ने रघुवर प्रसाद को हंसिया लौटा दिया था। घर आकर रघुवर प्रसाद फिर देहरी पर दरवाजे से टिक कर बैठ गए। हाथी को आता हुआ देख रहे थे। सोहंसी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जाओ, तालाब में से नहाकर आ जाओ। मैं कब की नहा चुकी हूँ। मैं हाथी को देख रहा हूँ, वह क्या करता है। उसका पेट भर गया है, उसकी चिंता नहीं है। इधर उधर न चला जाए, गड़बड़ तो नहीं होगी। हाथी समझदार है। तुम टेम्पो से महाविद्यालय चले जाना। अच्छा, मैं नहाकर आता हूँ। हाथी का ध्यान रखना। मैं रखूंगी। रघुवर प्रसाद की चड्डी बनियान सारपर पर रखी थी। कपड़े और अंगोछा भी लेकर वे खिड़की से कूद गए। गोबर से लिपी पगडंडी पर वे भागते जा रहे थे। जाते समय बुढ़ी अम्मा नहीं दिखाई दी। लौट रहे थे तब एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बुढ़ी अम्मा, क्या कर रही हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। ठहर ठहर, बुढ़ी अम्मा ने भागते हुए रघुवर प्रसाद को रोका। बुढ़ी अम्मा के हाथ में ताजी पत्ती से बना एक दोना था। उसमें 2 बतासे थे। बुढ़ी अम्मा ने गरम गरम इसे छुआया हो। बतासे से ताजी गंध आ रही थी। इसे खा ले। बुढ़ी अम्मा ने बतासा तोड़कर रघुवर प्रसाद को खिलाया। ले जा, सोहंसी को दे देना, दोनों पकड़ाते हुए बुढ़ी अम्मा ने कहा। रघुवर प्रसाद दोनों लेकर भागे। आधा बतासा रास्ते में फिर खाया। कमरे के अंदर घुसते हुए उन्होंने खुले दरवाजे से देखा। हाथी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। सोहंसी को दोनों पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, बुढ़ी अम्मा ने दिया है, खा लो। मैंने खा लिया। सोहंसी ने आधा बतासा खाया और आधा बचाकर रघुवर प्रसाद को दे दिया, तो उन्होंने खा लिया। पड़ोस में ताला बंद था, इसलिए अच्छा था। घर के सामने एक चुट्टा हाथी से खतरा हो सकता था। उसकी हल्की टक्कर से दीवार पर भराकर गिर सकती थी। उसकी समझदारी पर एक सीमा तक विश्वास किया जा सकता था। जो समझदारी थी वह सिखाई हुई समझदारी थी। इस सिखाई हुई समझदारी पर ही विश्वास किया जा सकता था। इसके अलावा जो था उस पर विश्वास नहीं। हाथी पेड़ के नीचे खड़ा था। खड़ा हुआ चुपचाप था। साधु नहीं था। रघुवर प्रसाद तो नहा चुके थे। उन्होंने सोहंसी से कहा, हाथी नहीं नहाया, तालाब ले जाते तो अच्छा था। महाविद्यालय के आगे के तालाब में नहाता है। उसका नहाने का मन हो रहा होगा। अपने मन से जाकर नहा क्यों नहीं लेता? हम उसे रोक तो नहीं रहे। सोहंसी ने कहा, यहीं खड़ा रहे तो अच्छा है, चला गया तो चिंता होगी। हाँ, महाविद्यालय की छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे मैं हाथी की देखभाल कर लूँगी, तुमसे नहीं बनेगा। छुट्टी का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को दे आता हूँ। वे नहीं मिले तो आवेदन पत्र लेने महाविद्यालय जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? हाथी दिखेगा तो वह पीछे आएगा। उनका घर भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में, हाथी वहाँ जाना ठीक नहीं है। छुट्टी का आवेदन लिखने के बाद रघुवर प्रसाद ने दरवाजे से झाँक कर हाथी को देखा। हाथी घर की तरफ नहीं देख रहा था। सड़क की इक्का दुक्का हलचल पर उसका ध्यान होगा। मैं जा रहा हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। हल्के से दरवाजा खोला। पैर दबाकर घरों के किनारे किनारे वे चले। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि हाथी वहीं खड़ा था। तेजी से विभागाध्यक्ष के घर की ओर वे बढ़े। मन हुआ कि दौड़ते जाएं तो समय बचेगा। आवेदन पत्र कमीज की ऊपर की जेब में था। वे दौड़ने लगे। जेब के चिल्लर बज रहे थे। दौड़ने से गिर न जाए इसलिए बाएं हाथ से जेब दबाए वे दौड़ रहे थे। विभागाध्यक्ष जलेबी का पूड़ा पकड़े सड़क की दूसरी ओर से घर आ रहे थे। रघुवर प्रसाद को उन्होंने दौड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि क्या बात है। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को नहीं देखा था। वे विभागाध्यक्ष के
घर की ओर मुड़े तो विभागाध्यक्ष ने आवाज दी, रघुवर प्रसाद, रघुवर प्रसाद। रघुवर प्रसाद ने आवाज नहीं सुनी। पास एक आदमी जा रहा था, वह समझ गया कि दौड़ने वाले को आवाज दी जा रही है। न तो वह रघुवर प्रसाद को जानता था, न ही विभागाध्यक्ष को। सहायता की दृष्टि से उसने रघुवर प्रसाद से कहा, रघुवर प्रसाद। सुनकर रघुवर प्रसाद ठहर गया। वे विस्मय से आदमी को देख रहे थे। आपको बुला रहे हैं, उसने विभागाध्यक्ष की ओर इशारा किया। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को देखा तो विभागाध्यक्ष ने हाथ उठाया। क्या बात है रघुवर प्रसाद? चिंतित से विभागाध्यक्ष ने पूछा। आज छुट्टी का आवेदन पत्र देना था सर। सब ठीक तो है ना? रघुवर प्रसाद कुछ कहते कहते रुक गए। चलो मैं घर पर बैठते हैं, जलेबी ठंडी हो रही है। नहीं सर, मुझको जल्दी है। किस बात की जल्दी? कुछ नहीं सर, आवेदन पत्र उन्होंने विभागाध्यक्ष को दिया। जलेबी नहीं खाओगे? नहीं सर। छुट्टी लेकर क्या खिड़की के पीछे घूमने जाओगे? नहीं सर। अच्छा, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे घर आता हूँ। नहीं सर, सब ठीक है तो छुट्टी क्यों ले रहे हो? विभागाध्यक्ष ने कहा। वैसी बात नहीं है, कहकर रघुवर प्रसाद तेजी से मुड़कर दो कदम बाद उन्होंने सर कहा। यह सर उन्होंने पहले कही हुई बात के साथ कहना था कि बात पर वैसी बात नहीं है सर, जो कहने से छूट गया था बाद में निकले सर के कारण विभागाध्यक्ष ठहर गए थे कि रघुवर प्रसाद कुछ कहेंगे। इस सर को उन्होंने कुछ कहेंगे का पहला का हुआ शब्द समझा। रघुवर प्रसाद बिना के चले गए। विभागाध्यक्ष ने सोचा कि रघुवर प्रसाद झंझट में हैं। वे पूछेंगे कि सर कहने के बाद उन्होंने आगे कहा क्यों नहीं। लौटते समय भी रघुवर प्रसाद कुछ दूर तक तो दौड़े, फिर थक जाने के कारण नहीं दौड़े। बाद में वे धीरे लौटे। उन्होंने हाथी दूर से दिख गया था। वे अभी भी कुछ छुप कर लौट रहे थे। हाथी ने रघुवर प्रसाद को देख लिया था। वह रघुवर प्रसाद की तरफ नहीं बढ़ा। शायद हाथी ने सोचा होगा कि रघुवर प्रसाद उनसे दूर नहीं जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। कितने दिन हो गए कितने दिन हो गए में ही रहने देना चाहिए। दिन गिनती में नहीं समझना चाहिए, किसी को भी नहीं। गिनती चार दीवारी की तरह है जिसमें सब मिट जाता है। अंतहीन जैसे का भी गिनती के अंत हो जाता है। जो गिना नहीं गया उसका विस्तार अनंत में रहता है कि वह कभी भी कहीं भी चाहे कितना छोटा या कम क्यों न हो। अभी सुबह से घर के सामने हाथी कब से हो गया था। सुबह बीती, यह ऐसी बीती थी जो रोज की सुबह लग रही थी। रघुवर प्रसाद हाथी को हमेशा की तरह देख रहे थे। हाथी ने रघुवर प्रसाद को हमेशा की तरह देखा होगा। सोनसी हमेशा की तरह घर का काम करते हुए हाथी को देख रही थी। स्वाभाविक तौर पर उसकी मनोस्थिति ऐसी थी कि वह खुशी से भरी रहती। हाथी का सुख हाथी की चिंता से बड़ा था। रघुवर प्रसाद घर के अंदर घुसे। उनके आते ही सोनसी ने कहा, खाना थोड़ी देर में बन जाएगा, पर मैं महाविद्यालय नहीं जाऊंगा। छुट्टी का आवेदन पत्र मैंने विभागाध्यक्ष को दे दिया है। भूख नहीं लग रही है, गरम गरम खा लेना। तुम नहीं खाओगी? सब काम करने के बाद खाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। घर का सब काम तुम्हारे खाने के बाद खत्म होता है। विभागाध्यक्ष से रहा नहीं गया कि रघुवर प्रसाद झंझट में होंगे। उस कहा नहीं, रघुवर प्रसाद के घर उन्हें जाना चाहिए। महाविद्यालय जाते समय वे रघुवर प्रसाद के घर की ओर मुड़े। रघुवर प्रसाद के घर के सामने खड़ा हुआ हाथी दिखा। उन्होंने सोचा कि यदि खास बात नहीं हुई तो वे रघुवर प्रसाद को स्कूटर पर महाविद्यालय ले जाएंगे, परंतु हाथी था। रघुवर प्रसाद छुट्टी लेकर हाथी से घूमने जा रहे हैं। रघुवर प्रसाद और सोनसी दरवाजे पर बैठे थे। रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष को देखा तो उठकर खड़े हो गए। सोनसी भी खड़ी हो गई। विभागाध्यक्ष स्कूटर खड़ा कर रहे थे तो रघुवर प्रसाद ने चिल्लाकर कहा, वही नहीं, दूर रखिए और दूर, संभल कर आइए। साधु नहीं है, अकेला हाथी है। हाथी से दूर स्कूटर खड़ा कर विभागाध्यक्ष किनारे से रघुवर प्रसाद के पास आए। साधु कहाँ गया? विभागाध्यक्ष ने पूछा। नहीं है, हाथी छोड़कर चला गया, रघुवर प्रसाद ने झेपते हुए कहा। क्या इसलिए छुट्टी ले रहे हो? जी सर, हाथी की देखभाल के लिए। कब तक देखभाल करोगे? 1-2 दिन बस, फिर जंगल विभाग को दे दूंगा। क्या मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए? आगे फौजदारी का मामला बन सकता है। हाथी तोड़फोड़ करे, लोग तुम पर मुआवजे का मुकदमा दायर कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, परंतु सोचो तो परेशानी है, भूल जाओ। घर के सामने हाथी है। हाथी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे हो गई? सड़क पर खड़ा हुआ पत्थर जब जिम्मेदारी है तो उसे हटा देना चाहिए। यह तो हाथी है सर, मेरा परिचित हाथी, एक बड़ा जीव। कुछ न कुछ करना होगा। 1-2 दिन देखूंगा, फिर
देखूंगा कि साधु आ जाए। अच्छा यह बताओ, तुमने आवेदन पत्र देने के बाद जाते जाते सर कहा और कुछ नहीं कहा, चले गए? बात यह है सर, पहले बात करते समय मैं आपको सर कहना भूल गया था, बाद में याद आया तो भूला हुआ अकेला सर निकला। मैंने सोचा कि आप पहले कहे हुए के साथ इसे जोड़ लेंगे। तुम तो कई बार कहना भूल जाते हो, दिन के आखिरी में यदि तुम 10 बार केवल सर सर कह दोगे तो मैं कहाँ तक उस सर को क्या क्या कहे के साथ जोड़कर पूरा करता रहूँगा। अच्छा कल्पना करो, महाविद्यालय का समय समाप्त होने के बाद घर जाने से पहले पहले तुम मेरे पास आए और 10-15 बार केवल सर सर कहकर चले गए। अब मैं घर जाना छोड़कर तुम्हारे सर का हिसाब लगाता बैठा रहूँगा। अगर तुमने आवश्यकता से अधिक बार सर कह दिया तो मैं उसे जमा रखूँगा कि आगे की भूल के हिसाब से पूरा कर लूँ। नहीं रघुवर प्रसाद, तुम मुझे सर कहना छोड़ दो। जी। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। सोनसी चाय लेकर आ गई। रघुवर प्रसाद ने बस्सी में सोनसी को अपना कप से चाय दी। हाथी से तुम महाविद्यालय नहीं जा सकते, मेरे साथ स्कूटर से चलो और हाथी को भूल जाओ। मैंने अभी खाया नहीं है, डब्बा ले लो, विभागाध्यक्ष ने कहा। सोनसी ने डब्बा तैयार किया। रघुवर प्रसाद का मन नहीं हो रहा था कि सोनसी कठिनाई में पड़ जाए। मैंने छुट्टी का आवेदन दिया है सर। रघुवर प्रसाद आखिर में सर कहना चाहते थे पर नहीं कहा। मैं इसे फाड़ देता हूँ। विभागाध्यक्ष ने आवेदन पत्र फाड़ दिया। फिर वे खिड़की के पास गए, खिड़की से सिर निकाला, इधर उधर देखा, उन्हें गहरी सांस खींची। चलो, विभागाध्यक्ष ने कहा। चलिए, डब्बा लेकर रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद के जाने के बाद खिड़की की तरफ गाय आई। एक रोटी गाय को देने के बाद एक रोटी लेकर सोनसी हाथी के पास गई। दोनों हथेलियों पर रख हाथ फैला उसने रोटी हाथी को दी। हाथी रोटी उठा रहा था पर सोनसी ने आंख बंद नहीं की। सूंड का स्पर्श उसे हुआ। वह खाना खाने बैठी तो पेड़ पर चुपकर बीड़ी पीने वाला लड़का आया। सोनसी पहले उसे पहचानी नहीं, वही हमेशा पेड़ पर दिखा था। अपने हाथ से हाथी को खिलाने वह पेड़ से नीचे उतरा तब धरती पर दिखा था। हाथी के लिए काट दूं? उसने सोनसी से पूछा। 12-13 साल का लड़का था। कमीज और खाकी हाफ पैंट पहना था। दुबला पतला, आंख बड़ी, बाल तेल में चुपड़े कंघी किए हुए थे। खाना खाएगा? सोनसी खाना लेकर बैठी थी। रोटी है? उसने पूछा। भात है? सोनसी ने कहा। एक बड़ी टठूलिया में सोनसी ने उसे भात, हरी मिर्च, थोड़ा प्याज और चुटकी भर नमक दिया। यही वह अपने लिए लेकर बैठी थी। साग नहीं था, वह हड़बड़ हड़बड़ खा रहा था। धीरे खाओ, सोनसी ने कहा। सोनसी की तरफ देखते हुए धीरे खाने लगा। दरवाजा खुला था। सोनसी जहाँ बैठी थी वहां से हाथी दिख रहा था। फिर हाथी दिखना कम हो गया। थोड़ा हिस्सा सूंड का दिख रहा था। सोनसी खाते खाते सिरक गई। अब करीब आधा हाथी उसे दिखने लगा। चुपकर बीड़ी क्यों पीते हो? सोनसी ने पूछा। दद्दा मारता है, मत पिया कर, सोनसी ने समझाया। ठठूलिया में उसका भात खत्म हो गया था। फिर वह झुकाए नमक चाट खा रहा था। भात और दूं? हाँ दे दो, उसने कहा। मुझे बहुत भूख लगी थी। जब तक उसका बाप घर पर रहता वह घर पर नहीं जाता था। घर के सामने दरवाजे के पास डंडा दीवार से टिका दिखता तो वह समझ जाता कि बाप घर में है। जब डंडा नहीं रहता तब घर में घुसता। उसका बाप राउत था। वह घर घर दूध दूधता और गाय बैल थराने दूर निकल जाता। बाप को यह पता था कि उसके डर से उसका लड़का घर नहीं आता, इसलिए वह अधिक से अधिक समय घर से बाहर रहने का यत्न करता। भूल से वह घर आ जाता तो लड़का वहाँ होता तो लड़का पीछे के आंगन से दीवार फांदकर भाग जाता। अकेला लड़का था। उसकी दोनों लड़कियां चुटपन से मर गई थी। लड़के के भागने के बाद भी उसका बाप घर पर नहीं रुकता था। उसे लगता कि लड़का कहीं छुप कर उसे देख रहा होगा कि वह दद्दा घर से बाहर जाए तो वह घर में घुस सके। बाहर जाते समय वह खांसता, लड़के की दाई से चिल्लाकर कुछ बोलता। मैं घर देर से लौटूंगा, यह जरूर बोलता था। वह अपने घर से बाहर निकलने को अधिक से अधिक जतलाता था कि लड़के को यह मालूम हो जाए कि वह जा रहा है और खेलने के ध्यान में उसके जाने को भूल न जाए। दरवाजे के पास
वो डंडा जानबूझकर रखता था, इससे घर में उसका होना पहले से पता चलता था। लड़के के बीड़ी पीने से वह बहुत चिढ़ता था। उसकी दाई की लड़का कभी भी घर आ जाए, घर से 20 दिन बाहर नहीं निकल पाती थी, जब तक घर के बाहर रखे डंडे को अंदर छुपा देती ताकि वो घर आ जाए। यदि वो पूछे दद्दा हैं तो कहेगी नहीं। कुछ ऐसा हो जाए कि सब साथ घर में रहने लगे। सोनसी ने भात डाला और दो सिर हिलाकर उसने मना किया, तब भी सोनसी ने थोड़ा भात परोस दिया। सड़क के किनारे कुछ दूर गुल्लर का पेड़ था। कमीज के कॉलर में पीछे पीठ की तरफ हंसिया लटकाए वह पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने में वह आसान पेड़ था। इस पेड़ के खड़े खोखल को देखकर लड़के ने सोचा कि बीड़ी माचिस के अलावा भी कुछ छुपाकर रखा जा सकता है। यहाँ सड़क के आदमी की नज़र से वह बचा रह सकता है। पहले का पेड़ अब गुप्त नहीं रह गया था। पेड़ बदलते रहना चाहिए। यह पेड़ घना था, इसका तना मोटा था, ऊंचा अधिक नहीं था। वह डाल या काट कर गिराने लगा तो सोनसी भी वहाँ पहुँच गई। डाल देकर वह हाथी तक जाना चाहती थी। भारी होने के कारण डाल घसीट कर ले जाने लगी। डाल की जमीन पर घसीटने से धूल उड़ रही थी। हाथी तब तक पहुँच नहीं पाया था। हाथी उसकी ओर आया। हाथी के लिए डाल छोड़ वह हट गई। हाथी गुल्लर की हरी भरी डाल चाव से खा रहा था। दद्दा आ रहा है, पेड़ के ऊपर से लड़के ने कहा। कहाँ? डंडा लेकर आ रहा है। सोनसी ने देखा, एक कमजोर दुबला पतला आदमी सिर पर अंगोछा बांधे आजू बाजू इधर उधर देखता जा रहा, शायद अपने लड़के को ढूंढ रहा था। अगर उसे मालूम होता कि उसका लड़का पेड़ों में बैठा है तो वह पेड़ों को देखता। ऐसे में गुल्लर में बैठा हुआ एक उसका लड़का दिख जाता। सोनसी का मन हुआ कि उसे बतला दे। यहाँ गुल्लर के पेड़ पर उसका लड़का है, उसके हाथ में डंडा नहीं होता तो शायद बता देती। सोनसी को कई बार का देखा हुआ वह लग रहा था। सोनसी अपना फटा पोल का और सुई धागा लेकर आई थी कि गुल्लर के पेड़ के पास बैठकर पोल का सीधी रहेगी और हाथी को देखती रहेगी। घर का दरवाज़ा उसने उड़का दिया था। अपने दादा को घर से दूर जाते देख लड़का का मन घर जाने का हो गया था। उसने पेड़ के ऊपर से कहा, हो गया, अब नहीं काटता। हंसिया उसने नीचे गिराया। नीचे उतरते ही वह घर की तरफ भागा। उसने सोनसी से चिल्लाकर कहा, घर जा रहा हूँ। सोनसी जमीन पर पड़ी हंसिया उठा रही थी। हाथी गुल्लर के पेड़ के नीचे डालों को खा रहा था। सोनसी हटकर एक पत्थर पर बैठी पोल का सीने का काम कर रही थी। हाथी को ताकते हुए उसे छोटू की याद आने लगी। वह जिम्मेदारी से हाथी देखने का काम कर रही थी। देखने के अतिरिक्त वह और कर ही क्या सकती थी। इसके साथ ही हम इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी के आगे के पार्ट को मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।